मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेज, है ना। आप लोग को अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है, ताकि जो विद्यार्थीगण लॉकडाउन में पढ़ने से वंचित हैं वो इसका लाभ उठा सके। इसलिए आपका ये ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि सभी लोगों को बतलाना है ना, कि सृजन क्लासेज बाय रंजन सर के माध्यम से आप घर बैठे, है ना, 12 की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। कल हम लोग पढ़ाए थे, है ना, कल हम आपको बतलाए थे कि जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का मतलब कि वैसी मनोकामना जो पूरी न हो, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कोरी कल्पना, है ना, वैसी कामना जो पूरी न हो उसे कहते हैं काल्पनिक इच्छा। तो जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध होता है तब पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्ब टू बी जब भी रहता है तब पास्ट टेंस के प्लुरल में। अब वर्ब टू बी का मतलब है मिजार बाज बेयर। अब पास्ट टेंस में आता है बाज और वर, और पास्ट टेंस के प्लुरल वर होता है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में कल हम बतलाए थे। लेकिन हम एक चीज़ आपको कहे थे कल, है ना, कि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी रहता है तो क्या चीज़ में रहता है, इंग्लिश में रहता है। तो हम लोग को दिए गए क्वेश्चन से मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए वाक्य से, है ना, काल्पनिक इच्छा यानी वैसी कामना जो पूरी न हो, कोरी कल्पना का बोध हो रहा है ना, अनुमान का बोध हो रहा है, शर्त का बोध हो रहा है, हम लोग को मालूम कैसे चलेगा। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन समझना है। इफ सी बी a क्वीन। अब देखो यहाँ ऑप्शन में बाज इज वर और डी आर। तो देखो यहाँ हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए क्वेश्चन से, है ना, काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ। वैसी इच्छा जिसकी कामना पूरी न हो उसे हम कहते हैं काल्पनिक इच्छा। तो देखो यहाँ, तो अगर आपका क्वेश्चन इफ से शुरू होता है और वर्ब के रूप में बी हो, और उसके बाद कोई नाउन हो, क्वीन मतलब रानी एक नाउन है, तो हमें समझना चाहिए कि वो वाक्य से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा। और जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है तब वर्ब टू बी पास्ट टेंस के प्लुरल में रहता है। तो देखिए यहाँ पास्ट टेंस का प्लुरल कौन है, बेयर है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। इसलिए जब सेंटेंस इफ से शुरू हो, इफ के बाद कोई सब्जेक्ट हो, वर्ब के रूप में बी हो, बी के बाद कोई नाउन हो, तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है। और जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा तो हमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर देखो वर का प्रयोग हुआ है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे इफ आई बी का मतलब हम कल ही बताए थे, आई मिजार बाज बेयर, मनिस्टर। अभी हम बताए थे कि अगर आपका क्वेश्चन इफ से शुरू होता है ना, वर्ब इफ के बाद कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में आई है, वर्ब के रूप में बी हो, है ना, तो वो सेंटेंस से, और बी के बाद कोई नाउन हो, मनिस्टर एक नाउन है, तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा। और जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ ध्यान देना है, जैसे आर बी वर सी इज डी वाज, तो क्या आ जाएगा बाबू, वर का प्रयोग होगा।
आंसर आपका होगा बी। आप देखिए और क्वेश्चन समझिए, समझना बहुत अच्छे तरीका से। इफ आई 20 देखो ऐसे भी रहेगा, आई 20 आई देखो यहाँ क्वेश्चन समझिएगा पहले, उसको 20 वाला आगे बतलाते हैं। जैसे देखो यहाँ आई 20 मैं इच्छा करता हूँ, आई 20 मैं इच्छा करता हूँ, आई बी ए डॉक्टर। इसको नोट कीजिए तब बतलाते हैं। चलिए देखिए यहाँ अब समझना है, तो अब देखो जो बतलाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो, इफ के बाद कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में बी हो, बी के बाद कोई नाउन हो, है ना, तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा। नहीं तो अगर सेंटेंस आई 20 से शुरू हो या वी 20 से शुरू हो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद बी हो और बी के बाद कोई नाउन हो, तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो, इफ के बाद कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद बी हो, बी के बाद कोई नाउन हो, या फिर सेंटेंस आई 20 से शुरू हो या बी 20 से शुरू हो। आई 20 का मतलब मैं इच्छा करता हूँ, बी 20 का मतलब हम लोग इच्छा करते हैं, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद बी हो, बी के बाद कोई नाउन हो, तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में देखिए, एम आर बाज वर। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका वाक्य आई 20 से भी शुरू होगा तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा और सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो वाक्य से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा। काल्पनिक इच्छा की ऐसी इच्छा, ऐसी कामना जो पूरी ना हो सके, उसे हम कहते हैं काल्पनिक इच्छा। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब सेंटेंस इफ से शुरू हो, है ना, और इफ से शुरू हो या आई 20 से शुरू हो, मतलब मैं इच्छा करता हूँ, या बी 20 से शुरू हो, तो और वर्ब के रूप में बी हो और बी के बाद कोई नाउन हो, तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा और सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नोट पॉइंट देखेंगे, ध्यान देना है नोट पॉइंट पर, इसी को फॉलो कीजिएगा। अगर सेंटेंस वाक आई 20 मैं इच्छा करता हूँ, वी 20 हम लोग इच्छा करते हैं, इफ से शुरू हो, तथा वर्ब के रूप में बी हो, तब
अगर सेंटेंस आई विश वी विश इफ से शुरू हो तथा वर्ब के रूप में बी हो तब बी हो और कोई नाउन हो तब वाक्य से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है। वाक्य से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है और जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। रूल में पढ़ाए हैं। इसलिए काल्पनिक इच्छा वाले वाक्य को पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका कि अगर आपका वाक्य इफ से शुरू होता है या आई विश से शुरू होता है, मैं इच्छा करता हूँ बी विश से शुरू होता है ना, वर्ब के रूप में बी रहेगा, बी के बाद कोई नाउन रहेगा तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा। और जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, जो आपको हम पढ़ाए हैं रूल में। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब तो क्लियर हो गया कि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन से हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ। तो वो सेंटेंस इफ से शुरू रहेगा या आई विश या बी विश से शुरू रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, बी के बाद कोई नाउन रहेगा। तो हमें समझना चाहिए कि वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ। और जब काल्पनिक इच्छा का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। अब है कि काल्पनिक इच्छा के बाद कि मालूम कैसे चलेगा, टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन से हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि सेंटेंस से कंडीशन का बोध हुआ, शर्त का बोध हुआ। काल्पनिक इच्छा तो आप समझ गए कि सेंटेंस इफ से शुरू रहेगा या आई विश मैं इच्छा करता हूँ, वी विश हम लोग इच्छा करते हैं, वर्ब के रूप में बी रहेगा, है ना, बी के बाद कोई नाउन रहेगा। तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, ऐसी मनोकामना जो पूरी ना हो, कोरी कल्पना का बोध होगा, यानी काल्पनिक इच्छा का बोध होगा। और सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि काल्पनिक इच्छा और शर्त के लिए, है ना, पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है और सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन से हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए क्वेश्चन से शर्त का बोध हुआ, क्योंकि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन अंग्रेजी में रहता है। तो अब यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन समझना है। जैसे इफ ही बी ए किंग he would help the poor। यदि देखो यहाँ सेंटेंस इफ से शुरू हो, शर्त का कैसे बोध होगा जो बतला रहे हैं। सेंटेंस इफ से शुरू रहेगा, है ना, इफ के बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बी रहेगा, बी के बाद कोई नाउन रहेगा, किंग नाउन है। और जब ये सेंटेंस से शर्त का बोध होगा तो डबल वाक्य रहेगा। देखिए, पहला वाक्य है इफ ही बी ए किंग और दूसरा वाक्य है ही वुड हेल्प द पुअर। और दूसरा वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वुड रहेगा, है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ वुड रहेगा। तो समझना चाहिए कि वो सेंटेंस से शर्त का बोध होगा, यानी ये दिए गए वाक्य से कौची का बोध हुआ, शर्त का, है ना। तो जब शर्त का बोध होता है तो आपको हम पढ़ाए हैं कि जब सेंटेंस से शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपको प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका यहाँ हम कंसेप्ट बता दिए हैं कि अगर आपका टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन इफ से शुरू होता है ना, और इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद बी हो,
वर्ब के रूप में बी हो, बी के बाद कोई नाउन हो और अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वुड हो तो वो सेंटेंस से शर्त का बोध होता है। और जिस वाक्य से शर्त का बोध होता है सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि काल्पनिक इच्छा, शर्त, अनुमान के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब टू बी जब भी रहता है तो पास्ट टेंस के प्लुरल में, और पास्ट टेंस के प्लुरल में वर आता है, यही ना है बी या वर्ब टू बी कहिए। तब देखिए यहाँ आंसर में ऑप्शन में रहेगा इज, बाज, वर, इज तो हो गया आर। तो देखिए यहाँ तो ये दिए गए वाक्य से शर्त का बोध हुआ, और शर्त का बोध होगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, इसलिए अच्छे तरीका से समझिए। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए वाक्य से शर्त का बोध हुआ। उसके लिए सबसे आसान तरीका वाक्य इफ से शुरू रहेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में बी रहेगा, बी के बाद कोई नाउन रहेगा, और जब भी वाक्य से शर्त का बोध होगा तो डबल वाक्य रहेगा। अब अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वुड रहेगा तो वो वाक्य से शर्त का बोध होगा, और जब वाक्य से शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहां क्वेश्चन, जैसे इफ सी बी अ वर्ड, सी would fly in the sky, स्काई मतलब आकाश। अब देखो अब देखिए यहाँ सेंटेंस इफ से शुरू रहेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, बी के बाद कोई नाउन रहेगा, और जब भी सेंटेंस से शर्त का बोध होगा तो डबल वाक्य रहेगा, और अंतिम वाला वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वुड रहेगा तो वो वाक्य से शर्त का बोध होगा, और जब वाक्य से शर्त का बोध होगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर में ऑप्शन में देख लीजिए, ध्यान देना है, वर, वाज, इज, आर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए, वर होगा। अब देखो यहाँ एक और क्वेश्चन समझ जाइए, अब भी आपका मिस्टेक होगा तो अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब इतना हम सारे चीज़ को एक्सप्लेन करके कंसेप्ट के साथ बतला दे रहे हैं कि शर्त का कैसे बोध होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन समझना, इफ आई बी अ किंग आई शुड हेल्प यू, यदि मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें मदद करता, है ना। यह भी सेंटेंस से शर्त का बोध हुआ। अब यहाँ समझिएगा, जब भी सेंटेंस से शर्त का बोध होगा तब वाक्य दो गो रहेगा, डबल रहेगा। देखिए दो वाक्य है, इफ आई बी ए किंग और दूसरा है आई शुड हेल्प यू। अब यहाँ समझिएगा, तो अगर सेंटेंस आपका इफ से शुरू होता है, इफ के बाद सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में बी रहे, है ना। बी का मतलब होता है एम इज आर बाज बेयर, बी कहिए टू बी कहिए। बी के बाद उसके बाद नाउन रहेगा, किंग क्या है, नाउन है। और अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे वुड रहे या शुड रहे, वुड रहे या शुड रहे, वो सेंटेंस से शर्त का बोध होगा। वुड भी रहेगा और शुड भी रह सकता है। अगर वुड है और शुड है अंतिम वाले वाक्य में तो वो सेंटेंस से शर्त का बोध होगा, और वाक्य से जब शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है।
तो टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन से हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए वाक्य से शर्त का बोध हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब भी सेंटेंस से शर्त का बोध होगा तो वाक्य डबल रहेगा। कितने रहेगा? 2 वाक्य में रहेगा। और पहला वाक्य इफ से शुरू रहेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में बी रहेगा और बी के बाद नाउन रहेगा। और अंतिम वाले वाक्य में अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे शुड रहेगा या वुड रहेगा तो वो सेंटेंस से शर्त का बोध होगा। और जब सेंटेंस से शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, वर, आंसर हो जाएगा डी, वर हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस से शर्त का बोध होगा वाक्य डबल रहेगा। इफ से शुरू होगा वाक्य, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी के बाद नाउन और अंतिम वाला वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे शुड रहेगा या वुड रहेगा, वो सेंटेंस से शर्त का बोध होगा। और जब सेंटेंस से शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम आपका रूल नंबर 10 में पढ़ाए हैं कि अगर सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त, अनुमान का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इसको लिखिए तो नोट पॉइंट में बतलाते हैं। चलिए नोट पॉइंट समझिएगा। अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो और वर्ब मतलब क्रिया और वर्ब के रूप में बी हो तथा इसके बाद कोई नाउन हो, तथा इसके बाद कोई नाउन हो, किसके बाद? बी के बाद। तथा इसके बाद कोई नाउन हो और अंतिम वाले, क्योंकि शर्त का बोध होता है तब वाक्य जब भी रहेगा तो 2 गो रहेगा। और इसके बाद अंतिम वाले, यहाँ देखिए, तथा इसके बाद कोई नाउन हो और अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट मतलब कर्ता और अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वुड या शुड हो तब वाक्य से शर्त कंडीशन, तब वाक्य से शर्त का बोध होता है। और जब वाक्य से शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वर लगता है ना। इसलिए कंसेप्ट को याद रखिएगा, है ना। जब भी सेंटेंस से शर्त का बोध होगा वाक्य 2 गो रहेगा। जैसे यदि मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें मदद करता, है ना। तो ये शर्त न है जी कि राजा होता तब न तुम्हें मदद करता। तो जब सेंटेंस इफ से शुरू रहेगा, शुरू वाला वाक्य सेंटेंस इफ से शुरू रहेगा, वर्ब के रूप में बी के बाद नाउन और अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ शुड या वुड रहेगा, तो वो वाक्य से कंडीशन का बोध होगा। और जब सेंटेंस से शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है।
तो शर्त वाले वाक्य को पहचानने का सबसे आसान आपका कंसेप्ट यही है कि इफ से शुरू रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, बी के बाद नाउन रहेगा। जब भी सेंटेंस से शर्त का बोध होगा, वाक्य दूगो में रहेगा, डबल रहेगा। अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ शुड रहेगा या वुड रहेगा। और वैसे सेंटेंस से शर्त का बोध होगा और वैसे सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस से जब शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब यहां पर प्रश्न होता है कि सर दो तो आप क्लियर कर दिए कि जब सेंटेंस इफ से शुरू रहेगा, आई 20 से शुरू रहेगा, बी 20 से शुरू रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, बी के बाद कोई नाउन रहेगा, तो वो सेंटेंस से है ना काल्पनिक इच्छा का बोध होगा। दूसरा बात आप बतला दिए सर कि जब भी सेंटेंस से शर्त का बोध रहेगा तब शर्त का बोध होगा तब वाक्य डबल रहेगा। इफ से शुरू रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, है ना, और बी के बाद नाउन रहेगा। वो अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ शुड या वुड रहेगा, तो वो सेंटेंस से शर्त का बोध होगा, है ना। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम लोग को टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन से हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए वाक्य से दिए गए क्वेश्चन से अनुमान का बोध हुआ, क्योंकि काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो अंग्रेजी में रहेगा। तो दिए गए क्वेश्चन से हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए क्वेश्चन से अनुमान का बोध हुआ, क्योंकि काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान के लिए है ना सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए या क्वेश्चन देखिए, जैसे देखो यहाँ ही टॉक्स एज इफ मतलब मानो ही बी अ मिनिस्टर। आप देखो यहाँ, तो देखो बाबू सबसे आसान तरीका ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में एज इफ लगा हुआ है, क्या लगा रहे, एज इफ, है ना। एज इफ का मतलब मानो, और एज इफ के बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में बी हो और बी के बाद कोई नाउन हो, तो वो सेंटेंस से गेस का मतलब अनुमान, गेस का मतलब अनुमान का बोध होता है। और जब सेंटेंस से अनुमान का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान के लिए वर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे आसान तरीका कि सेंटेंस में क्या लगा रहे, एज इफ के बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, और बी के बाद कोई नाउन रहे तो वो सेंटेंस से अनुमान का बोध होगा। यानी एक लाइन में याद रखो कि एज इफ है अगर वाक्य में और वर्ब के रूप में बी है तो वो सेंटेंस से अनुमान का बोध होगा। और जब सेंटेंस से अनुमान का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। वह इस तरह बात करता है मानो वह एक मंत्री हो, यानी बात करने से क्या अनुमान लगा, अनुमान लग रहा है कि वह मंत्री है ना। अब देखो यहाँ ऑप्शन में वर, वाज, इज, आर, आंसर आपका हो जाएगा वर, है ना। कल भी बताए थे कि कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि ही के साथ वर कैसे लग गया, है ना। तो आप कल भी बताए थे ये चीज़ को, तो आपको बतलाना है कि जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन समझना है, सी टॉक्स एज इफ सी बी एंड ऑफिसर। अब देखो यहाँ सेंटेंस में एज इफ लगा रहेगा
अब वर्ब के रूप में बी हो, अगर सेंटेंस में एज इफ हो और वर्ब के रूप में बी हो तो वो सेंटेंस से अनुमान का बोध होता है, और जब सेंटेंस से अनुमान का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। वह इस तरह बात करती है मानो वह एक पदाधिकारी हो, है ना, यानी उसके बात करने से यह मालूम चला कि लगता है कि क्या है, पदाधिकारी है, यानी बात करने से हमें क्या मालूम चला, अनुमान लगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन में इज, वर, आर, इज, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, वर होगा, है ना। इसको लिखिए। अच्छा, ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन दो बार लिखा गया है, यहाँ बाज कर देते हैं। आंसर आपका हो जाएगा बी, वर होगा। इसको लिखिए तो नोट पॉइंट बतलाते हैं। नोट पॉइंट, ध्यान देना है। अगर सेंटेंस में एज इफ मतलब मानो, अगर सेंटेंस में एज इफ दिया रहे और वर्ब के रूप में भी हो, और वर्ब के रूप में भी हो, तब वाक्य से अनुमान, जिसे हम कहते हैं गेस, तब वाक्य से अनुमान का बोध होता है। और जब वाक्य से अनुमान का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यही तीनों कंसेप्ट है रे बाबू, है ना, मालूम चलाने के लिए, पता लगाने के लिए कि दिए गए वाक्य से काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ कि शर्त का बोध हुआ कि अनुमान का बोध हुआ। यही तीनों नोट पॉइंट को याद रखिएगा। अगर टाइम एंड टेंस से ये नोट पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस से चाहे काल्पनिक इच्छा का बोध होगा या शर्त का बोध होगा या अनुमान का बोध होगा। अब इसमें एक चीज़ और है जो कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ तो क्लियर हो गया कि वर्ब के रूप में बी रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि सर इफ से शुरू रहेगा, सेंटेंस में एज इफ भी लगा रहेगा, अब वर्ब के रूप में बी ना रहेगा, तब क्या होगा, है ना। ये भी प्रश्न उठ सकता है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप तो लिखा दिए हैं कि इफ से शुरू रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, बी के बाद कोई नाउन रहेगा, तो वो सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध हो जाएगा, है ना। इफ से शुरू रहेगा, है, सेंटेंस में एज इफ लगा रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, है ना, और तब वो सेंटेंस से अनुमान का बोध होगा। लेकिन बी न रहेगा तब क्या होगा, बी के जगह कोई दूसरा मुख्य क्रिया रहेगा, तब क्या होगा। ये कल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कल हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए, है ना, आप लोग स्टे होम, घर पर रहिए, है ना, सोशल डिस्टेंस के पालन करना है। और आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितना से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।